हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षास एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं मुग़ल एम्पायर। ठीक है, अभी तक हमने विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम, ये सब सी चीज़ें जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखेंगे बाबर ने कैसे कैसे इन्वेजन करा इंडिया के अंदर एंड क्या सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन उस टाइम पे बन रही थी। तो ठीक है, बाबर जो है वो कहाँ पे थे? फरगना, समरकंद और काबुल वाले एरिया में। ठीक है, एक फरगना था जगह, एक था समरकंद और दूसरी थी काबुल। फरगना और समरकंद जो थे देवर प्लेसेस इन अज़्बेकिस्तान, और जो काबुल था इट वाज द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान, अभी भी कैपिटल है। हुआ क्या, फरगना जैसे कैप्चर किया बाबर ने तो सोचा कि काबुल भी कैप्चर कर लेता हूँ, तो काबुल के लिए निकल गए। और जब काबुल कैप्चर कर लिया तो पीछे फरगना हाथ से निकल गया। फिर काबुल कैप्चर करने के बाद सोचा कि समरकंद भी एक्सपांशन के लिए कैप्चर कर लेता हूँ, तो जैसे ही समरकंद पहुँचते हैं तो काबुल हाथ से निकल जाता है। तो बाबर कहीं ना कहीं इस चेन में इन्वॉल्व रहे, फरगना, समरकंद, काबुल की चेन में, एंड एक स्टेबल सा किंगडम उनको नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम पूरी डिटेल देखेंगे। बाबर ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी, क्या उनकी हिस्ट्री रही, क्या क्या उनके टाइम में डेवलपमेंट्स हुई, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ओके। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वही स्टोरी रहेगी, कौन से वाली, कि किसने इनविटेशन दिया बाबर को? बाबर को इनविटेशन दिया था, यहाँ पे राणा सांगा बैठा करते थे। राणा सांगा ने दौलत खान लोधी और जो आलम खान लोधी थे उनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया, और इब्राहिम लोधी बैठा हुआ था दिल्ली में। और इब्राहिम लोधी को कुछ पता ही नहीं है कि उनके अगेंस्ट क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है। राणा सांगा ने बोला बाबर को कि आप इंडिया आओ, इंडिया में इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक करो, और अटैक करने के बाद खूब सारी लूटपाट करो दिल्ली के अंदर, और उसके अलावा मैं आपको गिफ्ट भी दूंगा। क्योंकि राणा सांगा को था कि मैं दिल्ली पे अब राज करूं, मैं रूलर वहाँ पे बन जाऊं। पर बाबर आता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है इब्राहिम लोधी के साथ। बट दिक्कत कहाँ पे आई, जब बाबर का मन लग गया इंडिया के अंदर। ऑल्दो जो मौसम था इंडिया का वो काबुल जैसा तो नहीं था, बट स्टिल उनको लगा कि पॉलिटिकली ये जगह जो है ये काफ़ी स्टेबल है इफ़ कंपेयर टू द अफ़गानिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। स्टेबिलिटी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि कभी राणा सांगा अटैक करेगा, कभी मेदिनी राय अटैक करेगा, कभी महमूद लोधी अटैक करेगा, तो सारे कोई ना कोई अटैक करते रहेंगे। और बाबर जो है, जब इनका टाइम पीरियड हम देखते हैं फ्रॉम 1526 टू 1530 इंडिया के अंदर, तो ये बैटल्स ही लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो लड़ाइयों में इनका टाइम निकल जाता है, और जब बैटल्स लड़ते हैं तो सब बैटल्स के अंदर जीतते हैं, वो भी एक खास बात है इनकी। चलो, तो अभी तक मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हमने दिल्ली सल्तनत पूरा कर लिया। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, यहाँ तक आपने टर्क्स पढ़े थे, एंड लोधी जो थे देवर अफगान्स। ठीक है, अफगान की ही एंडिंग होगी दिल्ली सल्तनत में। फिर तुगलक में एक राजा पढ़ा था आपने, मोहम्मद बिन तुगलक, पगला राजा। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, 5 ऐसे डिसीजन लिए थे जो कि इनकी लाइफ के गलत प्रूव हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में हम देखते हैं सदर्न पोर्शन में क्या होता है, 2 राज्य बन जाते हैं, जैसे कि विजयनगर एम्पायर 1336 के अंदर और बहमनी किंगडम 1347 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करूँगी बाबर के केस में अगेन, ताकि आपके दिमाग में वो फिट बैठ जाए। और ट्राई करना, अगर आप अपने शॉर्ट्स बना सकते हो तो नथिंग इज़ बेटर देन दैट। ओके ना, वो बाबर की एंट्री हुई, ये देखो फरगना आ गया, समरकंद आ गया, दोनों एरिया उज़्बेकिस्तान में, और ये आ गया काबुल, ये था अफगानिस्तान के अंदर। तो आप देख सकते हो पीरियड ऑफ अनस्टेबिलिटी, कभी फरगना, कभी समरकंद, कभी काबुल, तो इस चक्री में जैसे इन्वॉल्व है बाबर इस टाइम पे। और दिल्ली में कौन बैठे हैं, तो लोधीज बैठे हुए हैं। लोधी में भी कौन, तो इब्राहिम लोधी बैठे हुए हैं। अब जो इब्राहिम लोधी थे तो इनकी ना तो अपने भाई से बनती थी ना अपने भतीजे से बनती थी। जैसे दौलत खान लोधी को नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में तो रखा हुआ था, पर ये इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मेवाड़ वाले एरिया में कौन बैठा हुआ है, राणा सांगा बैठा हुआ है। राणा सांगा ने क्या किया, इन्विटेशन दे दिया बाबर को। और यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में तो गजापति डायनेस्टी मिल जाएगी। और यहाँ पे 13, अब देखो कौन सा टाइम पीरियड आ चुका है, अब आ गया है 1526 के आसपास। ठीक है, 1519 और वर्ड्स आपको टाइम पीरियड मिलेगा। तो यहाँ पे जो बहमनी किंगडम जो कि 1347 में डेवलप हुआ था, 1526 के आसपास इसका भी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा, और छोटे छोटे डेक्कनी सल्तनत फॉर्म हो गई थी। अहमद शाही डायनेस्टी, इमाद शाही डायनेस्टी, याद है ना, सारी 5 डायनेस्टीज़ आपने पढ़ी थी।
कौन कौन से एरिया में, याद करो, अहमदनगर था, यहाँ बीदर आ गया था, गोलकोंडा था, बीजापुर था, बेरार था। तो ये 5 डायनेस्टीज़ बनने शुरू हो गए थे बहामनी किंगडम के, ठीक है। तो यहाँ पे बहामनी बन गया है, विजयनगर एम्पायर बन चुका है। विजयनगर एम्पायर में कौन बैठा हुआ है, तो कृष्णदेवा राय। कृष्णदेवा राय काफ़ी एमिनेंट रूलर हुआ करते थे। दैट्स वाई बाबर की बुक, जो बाबर नामा है, तुज़ूक बाबरी, पारसी में बोलते हैं तुज़ूक बाबरी, इसके बुक के अंदर भी कृष्णदेवराय का मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इससे पता चलती है इंपॉर्टेंस ऑफ कृष्णदेवराय। तो ये लोकेशन बताई है जस्ट आपको, यहाँ पे समरकंद मिलेगा, इधर मिल जाएगा फरगना, एंड ये है अफगानिस्तान और इसकी कैपिटल काबुल। चलिए जी, अब स्पेसिफिकली पढ़ेंगे ओनली अबाउट बाबर। बाबर की अगर बर्थ डेट देखोगे तो 14 फरवरी 1483 को हो जाती है। इनके जो फादर थे वो गुरु नानक देव के कंटेम्प्रेरी थे। आपने 10 गुरुज पढ़े होंगे, उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, वैसे आप चेकआउट कर सकते हो उसको। तो गुरु नानक देव जो थे वो फर्स्ट गुरु थे उन 10 गुरुज में से, तो इनके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे बाबर। एंड उमर शेख मिर्ज़ा जो थे, ही वॉज द फादर ऑफ बाबर। तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे फादर। जबकि जो मदर थी ना वो कुतुब निगर खान था, कुतलुक निगर खान जिनका नाम था, वो मंगोलियन थी और चेंगिस खान की फैमिली से कहीं ना कहीं राब्ता रखती थी। तो बाबर जो थे ना, उनको पसंद था कि उनके फादर के नाम से उनको जाना जाए, क्योंकि वो तैमूर डायनेस्टी से थे। और इवन याद करो, तैमूर इन्वेजन भी हुआ था एक बार, राइट, 1414 के अंदर ये लोग गए थे और खिज़र खान को ये छोड़ गया था अपने गवर्नर को इंडिया के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा याद करते रहना साथ में। तो तैमूर ने कहीं ना कहीं इंडिया को पहले भी क्या किया था, डिफीट किया था, तो एक लेगेसी छोड़ गए थे जो तैमूर इन्वेजन के थे। और जो चेंगिस खान थे, इनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, बहुत ब्रूटली किल किया करते थे। दैट्स वाई इनकी इमेज आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये स्टोरी है बाबर की, जो कि बेसिक सी है, आपको पता होना चाहिए। एंड इनकी एक ग्रैंड मदर थी एहसान दौलत बेग। एहसान दौलत बेग जो थी ना, इन्होंने देख लिया कि अब फादर और मदर तो है नहीं, अब बाबर को ही गद्दी पे आना पड़ेगा। तो बाबर को एंथ्रोन कर दिया गया था वेरी लेस एज पे, दैट इज़ एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। और बाबर ने टाइटल ले लिया था मिर्ज़ा का। अब देखो, ये साइकिल शुरू हो जाती है जो कि अनस्टेबल रूल प्रोवाइड कर देती है बाबर को। अब एक तो उम्र कच्ची है, 11 ही साल के हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उतनी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। तो दैट्स वाई जैसे ही फरगना, समरकंद, काबुल, इस चेन में ये फंस जाते हैं, तो इनको अनस्टेबिलिटी तो फील होती है। जो बाबर का फेवरेट प्लेस था ना, वो काबुल ही था। अफ़गानिस्तान की जो आज कैपिटल है ना, काबुल, वो था, क्योंकि ये हिल्स वगैरह से काफ़ी सराउंडेड था, ठंडा मौसम यहाँ पे देखने को मिला करता था। तो सोचो, जो बंदा अब काबुल में रह रहा है, इतना अच्छा मौसम उसको पसंद है, तो एकदम से जब इंडिया आएंगे तो इंडिया में गर्मी मिलेगी, तो गर्मी क्या उनको पसंद आएगी? ऑफ कोर्स नो। तो दैट्स वाई जो उनका फेवरेट प्लेस हुआ करता था वो काबुल था। अब बाबर आया क्यों इंडिया, वो यहाँ पे एक छोटी सी समरी दे रखी है। तो क्योंकि बाबर जो है वो छोटे से किंगडम में ही रूल कर रहे हैं अभी। फरगना हो गया, काबुल हो गया, समरकंद हो गया, और इसी चेन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व भी हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि मुझे अगर एरिया एक्सपांड करना है तो मुझे शायद इंडिया तक चले ही जाना चाहिए, बाद में बात की देखेंगे। पर जो बाबर थे उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे। और इवन लेगेसी का अगर एग्जांपल देखा जाए, वो एक तरह से एक्सक्यूज़ भी बोल सकते हैं हम, कि एक तरह से खुद को तसल्ली देने वाली बात है। तो तैमूर, जिनकी लीनियज से कौन बिलोंग करते थे, बाबर के फादर, तो इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेगेसी प्ले करी थी इंडिया में। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये एक तो हिस्टोरिकल रीज़न रहता है। चेंगिस खान, तैमूर। फिर आते हैं बाबर, जो है वो किंग बन जाते हैं एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। पहले जो थे वो समरकंद में इनको बिठाया गया, आज के अज़बेकिस्तान वाले एरिया में। तो अज़बेक्स ने समरकंद को ले लिया था, ठीक है, अज़बेकिस्तान वाले एरिया में ही था, और बाबर से इसको अज़बेक्स ने ले लिया था वापस। और फरगना में गए जब, तो बाबर को एक्सपेल कर दिया गया उनके अपने ही अंकल के द्वारा, क्योंकि अंकल चाहते हैं कि मैं राजा बन जाऊँ। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर देखोगे तो इंडिया जो था उस टाइम पे, उसको सोने की चिड़िया भी बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे वेल्थ ही बहुत ज़्यादा थी। जियो पॉलिटिकल रीजंस देखोगे तो सेंट्रल एशिया जो था वो लैंडलॉक था इन नेचर। एंड अगर बाबर जो है वो समरकंद को जीत भी जाते तो इन्होंने इंडिया को फिर इन्वेड नहीं किया होता। पर आपने देखा, फरगना, समरकंद, काबुल, ये सारी ही चीज़ें हाथ से निकल जाती थी जैसे ही दूसरी तरफ प्रोसीड किया करते थे। 1398 में तैमूर का अटैक हुआ था। बाबर ने इंस्पायर किया और डिसाइड किया कि ठीक है, मैं इंडिया को क्या करता हूँ, इन्वेड कर देता हूँ। नाउ ये पॉलिटिकल सिनारियो आपको दिख जाएगा बाबर की एंट्री के टाइम पे। कौन कौन, बाबर बैठे हैं काबुल में,
राणा सांगा बैठे हैं राजस्थान मेवाड़ वाले एरिया में, यहाँ बैठे हैं आलम खान लोधी, ऊपर बैठे हैं दौलत खान लोधी, और दिल्ली में बैठे हैं इब्राहिम लोधी। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि कौन कौन बैठा हुआ था कहाँ पे। अब बाबर ने सोचा नहीं था इंडिया आने की, पर राणा सांगा ने इनविटेशन दे दिया कि इब्राहिम लोधी को डिफीट करो एंड यहाँ से आप सोना चांदी जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो, पर शर्त यही रखी थी कि आप वापस चले जाओगे। ठीक है, अब देखना, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, इब्राहिम लोधी को तो पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी इनके अगेंस्ट क्रिएट हो चुकी है, जो कि दिल्ली सल्तनत की पूरी इतिहास को ही बदल के रख देगी। तो इब्राहिम लोधी, आलम खान लोधी और दौलत लोधी को बोलते हैं कि वहाँ से बाबर का अटैक हो सकता है, तो यू शुड स्टॉप देयर। ठीक है, तो यहाँ पे दौलत खान और आलम खान लोधी, तो उनको तो पता था कि जैसे बाबर आएगा वी हैव टू मेक हिम एंटर इनटू द पानीपत, पानीपत तक हम उनको जाने देंगे। और जैसे वो पानीपत तक उनको जाने देते हैं तो यहाँ पे हो जाती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके किसके बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। जीतता कौन है? बाबर जीतता है। ठीक है, अप्रैल 1526 को ये हो जाती है। अब जो बाबर की आर्मी थी वो ज़्यादा स्किल्ड थी इफ़ कंपेयर टू द लोधी की आर्मी। कैसे? बाबर की आर्मी को देखोगे तो उनके पास घोड़े थे, आर्टिलरी थी, आर्टिलरी को ये बोलते थे तुलगुमा। ठीक है, तुलगुमा करके आर्टिलरी थी इनकी, और रूमी टेक्निक को ये यूज़ करते थे। रूमी टेक्निक का क्या मतलब होता है कि अपनी आर्मी को यू शेप में कन्वर्ट कर देना या सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देना और फिर अटैक करेंगे इस तरह से। इससे क्या होता था, ज़्यादा एरिया ऑफ आर्मी जो थी ओपोनेंट साइड में वो कवर हो जाती थी और सबको घेरा पड़ जाता था। क्योंकि इब्राहिम लोधी की आर्मी आई सीधी, और ये रूमी टेक्निक ये जो थे आपके बाबर एंड ऑल, ये आए इस तरह से सेमी सर्कल बना के। और इवन बाबर के पास गनर्स काफ़ी एक्सपर्ट थे, क्योंकि उनके पास कैनन्स थी, गन पाउडर प्रेजेंट था, तो एक्सपर्ट गनर्स भी तो होने चाहिए थे। आर्मी का नंबर ऑल दो कम था, कुछ हज़ारों में ही था लोधी के पास, जबकि लैक्स में हुआ करते थे। बट दिक्कत कहाँ पे आई कि बाबर की आर्मी जो थी वो हाईली स्किल्ड है, जबकि लोधी की आर्मी उतनी ज़्यादा स्किल्ड नहीं मिलेगी और काफ़ी बड़ी भी दिखाई देगी आपको। एंड कैनन्स जो थे वो प्रेजेंट थे किसके पास? बाबर के पास। तो इस तरह से बाबर ने अपनी डोमिनेंस बना ली और ख़ुद को डिक्लेयर कर दिया शहनशाह हिंदुस्तान। ठीक है, शहनशाह हिंदुस्तान की उपाधि ले ली बाबर ने। जबकि लोधी की आर्मी देखें तो घोड़ों की जगह पे उनके पास एलिफेंट्स थे, तो फास्ट कौन होगा? ऑब्वियसली घोड़े। एंड ट्रेडिशनल मेथड ये यूज़ किया करते थे इन ऑर्डर टू फाइट। आर्मी तो बड़ी थी पर अनस्किल्ड थी, वो भी याद रखिएगा। मुग़ल एम्पायर की अगर बात करें तो बाबर के बाद आएंगे हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब बहुत ही कट्टर राजा आएगा जो कि मुग़ल एम्पायर का नक्शा चेंज करके रख देगा। ठीक है, तो बाबर अभी हम देख रहे हैं, इसके बाद इनका लड़का आएगा हुमायूं, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे औरंगज़ेब आएगा तो औरंगज़ेब की डेथ होने वाली है 1707 के अंदर। उसी दिन से लेटर मुग़ल पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो वी हैव रीच्ड सो फार, ये हमने देख लिया। अब बाबर का टाइम पीरियड रहता है 1526 टू 1530 तक का। ख़ास बात ये थी 1526 से 1530 तक कि वो लड़ाइयाँ करते रहेंगे। ठीक है, उनको यहाँ पे भी रहने नहीं दिया जाएगा। तो बाबर एक ऐसा राजा भी है जो अपनी लाइफ में सिर्फ लड़ता ही रह गया फॉर द लेगेसी, और लेगेसी एस्टेब्लिश भी करी इंडिया के अंदर, दैट इज़ मुग़ल एम्पायर। अब जैसे ही इंडिया के अंदर बाबर जीत जाते हैं तो बड़ा ज़्यादा सोने के कॉइन्स जो हैं काबुल को भेज देते हैं, और यहाँ पे उनको फीलिंग आई जैसे कि इंडिया में वो ज़्यादा स्टेबल हैं इफ़ कंपेयर टू द काबुल। अब फोर्स्ड रिवोल्ट देखो, पहले तो फोर्स्ड रिवोल्ट में आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। अब बाबर अकेला थोड़ी आया था, बाबर के साथ और भी बड़े सारे लोग थे, जैसे कि नोबल्स आए हुए थे, रिलीजियस गुरुज आ रखे थे, उसके अलावा आर्मी के इतने ज़्यादा पर्सन थे। तो ये सारे क्या करने लगे, बाबर का क्रिटिसिज्म करने लगे कि ये जो एरिया है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि उनको काबुल की आदत पड़ी हुई थी, तो इंडिया का मौसम उनको पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर से इंडिया के अंदर अगर आप सिचुएशन देख रहे हो तो इंडियंस ही बाबर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं। अब बाबर ने क्या किया, दो ऑप्शंस रख दी इन सब के पास, नोबल्स और जो रिलीजियस गुरुज थे और आर्मी। तो इनके आगे ऑप्शन रखी कि या तो आप यहाँ पे ही रुक जाओ या तो वापस चले जाओ। फ़ायदा ये है अगर आप यहाँ पे रुकते हो तो आपको खूब सारा पैसा दिया जाएगा। जैसे ही पैसे की बात आई तो
सारे खुश हो गए और उन्होंने बोला कि ठीक है हम रुक जाते हैं। ऑल्दो बाबर की आर्मी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ेगी, उसके बाद नेक्स्ट बैटल जो है वो 1527 में आ जाएगी। मतलब रेस्ट करते थे ये और इनको बैटल करनी पड़ जाती थी। अब राजपूत की बात देख लेते हैं। तो कौन बैठे थे मेवाड़ वाले एरिया में? यहाँ पे बैठे थे राणा सांगा। राणा सांगा को पता लगा कि बाबर जो है वो तो खुश हैं दिल्ली में और इनको स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। तो बाबर की आर्मी जो थी वो थक भी चुकी थी, पर इनको अभी भी लड़ना पड़ रहा था। ठीक है, तो राणा सांगा ने डिसाइड किया कि लड़ाई हो जाए। और फिर 1527 में आप देखोगे बैटल ऑफ खानवा होगी। किस किस के बीच में होगी? तो राणा सांगा वर्सेस बाबर। जीतेगा कौन? तो बाबर ही जीतेगा। यहाँ पे भी बाबर, यहाँ पे भी बाबर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में भी बाबर। तो विनर था एक तरह से। जो एटीट्यूड था बाबर का, कहीं ना कहीं वो विनिंग एटीट्यूड आपको दिख रहा होगा। तो 1527 में कौन सी लड़ाई हो जाती है? तो बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा हैपन इन 1527। अब राणा सांगा जब लड़ रहे थे तो मेदिनी राय ने उनको हेल्प किया था, पर अब राणा सांगा हार चुके थे बैटल ऑफ खानवा में। तो उसके बाद मेदिनी राय ने रिवोल्ट क्रिएट कर दी। मेदिनी राय ने बोला कि आओ लड़ाई करें। तो यहाँ पे हो जाती है बैटल ऑफ चंदेरी। फिर मेदिनी राय डिफीट हुआ तो महमूद लोधी, जो कि भतीजा भी था इब्राहिम लोधी का, उसने रिवोल्ट क्रिएट कर दिया। तो 1529 में एक और लड़ाई हो जाएगी, दैट इज़ बैटल ऑफ घाघर। तो PKCG, P फॉर पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, K फॉर खानवा, बैटल ऑफ खानवा, C फॉर चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, G फॉर घाघर, दैट इज़ बैटल ऑफ घाघर। अब ये देखो, ये सारी सिचुएशन यहाँ पे मैंने आपको बता दी। राजपूत का भी हमने देख लिया। तो राणा सांगा ने बोला फिर लड़ाई करनी पड़ेगी, अगर बाबर आपको यहीं पे रहना है देन वी हैव टू फाइट। 1527 में बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा बाबर वर्सेस राणा सांगा होती है। और यहाँ पे एक दिक्कत आई थी कि बाबर की जो आर्मी थी ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद वो तो रुक के थे 1526 के अंदर। अप्रैल 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। तो आर्मी रुक तो गई थी, पर एक दिक्कत आ गई इनको। क्या दिक्कत आई थी? अब आर्मी बोले कि अब हमें और नहीं लड़ना। और जब ये स्टेटमेंट बाबर ने सुनी तो क्या हो जाता है, वो बोलते हैं कि आप जिहाद के लिए आए हो, कि हम अपने इस्लाम के लिए आए हुए हैं, वी हैव टू फाइट। तो एक रिलीजियस रीज़न भी आपको दिखाई देगा फाइट का, जो कि इन्होंने खुद बोला था। ठीक है, तो राणा सांगा की हार हो जाती है बैटल ऑफ खानवा में। बैटल ऑफ खानवा हुई थी 1527 में। इसके बाद अफ़गान्स की बात करें तो महमूद लोधी। जैसे कि अभी आप नोटिस करोगे कि बाबर एक्सपांशन तो काफ़ी सारी करने वाला है, पर यहाँ पे ईस्टर्न वाले पार्ट में कहीं ना कहीं अफ़गान्स अभी भी बच गए थे। तो यहाँ पे अब महमूद लोधी, आलम खान ने भी उसको हेल्प किया और बाबर के अगेंस्ट वो लड़ा। तो यहाँ पे बनती है बैटल ऑफ घाघर। कब हुई? 1529 के अंदर। तो बाबर जो था उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी फैमिली को लेके भी। और हुमायूं बीमार हो जाता है। कहीं बोलते हैं कि हुमायूं को ठीक करते करते ही बाबर की डेथ हो जाती है। ऑल्दो हुमायूं को काबुल भेज दिया गया था, जैसे वो आए थे ना इंडिया, तभी भेज दिया था हुमायूं को कि जाओ तुम काबुल में रुको। पर जैसे ही अब बाबर की डेथ हो जाएगी 1530 के अंदर, तो हुमायूं को वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो 1530 में हम देखते हैं बाबर की डेथ हो जाती है। ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम आ गए थे कुछ साथ में, जो कि नक्शबंदी सिलसिला को फॉलो किया करते थे। बाबरनामा बुक लिखी गई और चार बाग आर्किटेक्चर जो था वो स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बाबर। अब जो कब्र थी ना बाबर की, वो दफनाई गई इंडिया में, पर बाबर हमेशा से चाहते थे कि वो काबुल में दफनाई जाए। बाद में अकबर आएंगे, अकबर के टाइम पीरियड में 1530 में आप नोटिस करो, 1560 में आप नोटिस करोगे कि अकबर को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। लिखने का तो नहीं था, पर सुनने का बड़ा शौक था, वीकेंड से, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था और उन्होंने रिलीजियस गुरुज रखे हुए थे अपने कोर्ट के अंदर, तो वही उनको पढ़ के सुनाया करते थे। तो जब वो बाबरनामा पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा गया था बाबर के द्वारा कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे कहाँ पे दफनाया जाए? काबुल में। तो ये जो आराम बाग जो बाबर का मकबरा था, या यू कैन से बाबर की बरियल थी, 1530 के अंदर तो दिल्ली में बनाया गया था, पर बाद में 1560 में अकबर जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, उसको काबुल ले जाएंगे। ठीक है, तो ये इच्छा थी जो बाबर की लास्ट वाली, उसको फुलफिल कर देंगे। बाबरनामा को तो ज़ूक़ बाबरी बोलते हैं इन टर्किश लैंग्वेज। उसके बाद बाबर एज अ रूलर अगर देखें तो क्या क्या उनकी खास बातें थी वो देखो। अब बाबर ने ऐसे नहीं किया कि इंडिया को तोड़ा, बाबर ने इंटीग्रेशन करवाई इंडिया की अलॉन्ग विद अफगानिस्तान।
अब जो था वो आप सुनते नहीं रहते अखंड भारत, अब देखो ये इंडिया वाला पोर्शन आ चुका है और ये देखो अफ़गानिस्तान भी यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इंटीग्रेशन पे काफ़ी काम किया। इस्लामिक क्लैरिक्स भी लेके आए इंडिया के अंदर। 5 मुस्लिम नेशंस बने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बाबर। एक तो दिल्ली में बैठे ये मुग़ल एम्पायर, मालवा वाला भी मर्ज कर रहा है कहीं ना कहीं, गुजरात ही मर्ज कर रहा है, बहामनी, बंगाल। बहामनी की तो ऑल दो डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगी यहाँ पे। डिसइंटीग्रेशन में क्या देखोगे आप, वो 5 डायनेस्टीज निकल के आएंगी, ठीक है। और 2 हिंदू नेशंस भी बन रखे थे, वो थे राणा सांगा और दूसरी तरफ थे कृष्ण देवा राया विजयनगर एम्पायर के। तो ये 2 हिंदू नेशंस बन रखे थे बाबर से पहले। 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। फिर जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो किसका हो जाएगा, तो हुमायूं का शुरू होने वाला है, ठीक है। हुमायूं से पहले बाबर के 4 बच्चे थे। कौन कौन, हुमायूं था, कमरान था, हिंदाल था और अस्करी। हुमायूं, कमरान, हिंदाल और अस्करी। अब क्या हुआ, हुमायूं इतना खास राजा नहीं मिलेगा आपको। ऑल्दो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो बाबर थे उन्होंने लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ी, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे अफ़गान्स जो थे वो रह गए थे और ये बहुत तंग करने वाले हैं अब किसको, हुमायूं को। हुमायूं की अगर टाइमलाइन देखें 2 फेजेस में ही आएंगे। एक इनका टाइम पीरियड रहेगा 1530 टू 1540, पर इनको शेर शाह सूरी जो थे वो डिफीट कर देंगे। और जैसे ही शेर शाह सूरी इनको डिफीट करेंगे तो दिल्ली में कौन बैठने वाला है, शेर शाह, ठीक है। फरीद था उसका नाम जो ओरिजिनल वाला था। तो शेर शाह सूरी क्या करेंगे, दिल्ली से रूल करना शुरू कर देंगे। फिर जो हुमायूं होगा वो कन्नौज, याद है ना, कन्नौज फर्टाइल एरिया हुआ करता था यूपी वाले रीजन में, तो यहाँ पे एक बैटल ऑफ कन्नौज भी होती है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो हुमायूं होगा वो 1540 के अंदर आप नोटिस करोगे कि काबुल की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। बीच में उनको हमीदा बानो बेगम भी मिलेगी जिनसे इनकी शादी होगी और बच्चा भी होगा इन 1542। तो 1540 में देखोगे आप हुमायूं चला जाएगा। फिर ये देखेंगे कि कब जैसे इंडिया के अंदर से शेर शाह या फिर सूरी डायनेस्टी थी उसका रूल ख़त्म होगा, जो कि होगा 1555 में। 1555 जैसे ही आता है तो हुमायूं की एंट्री हो जाती है दोबारा से इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें थी। चलो 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा हुमायूं के बारे में। ऑल्दो डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट होगी, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है लर्न करने के लिए। तो हुमायूं सबसे पहले आएंगे 1530 टू 1540, जिसको फेज़ 1 बोला जाता है। 1540 टू 1555 में अफ़गान इंटरगम होगा, जिसमें आपने अभी देखा कि महमूद लोदी भी लड़ेगा बाबर से आके। तो इन्होंने क्या किया, हुमायूं ने रिफ्यूजी ले ली थी ईरान के अंदर ताकि वो अफ़गान से बच सके। 1555 में अगेन री एंट्री होगी हुमायूं की इंडिया के अंदर और दोबारा से मुग़ल एम्पायर स्थापित होगा। हुमायूं का मतलब था फॉर्चुनेट, मतलब बहुत किस्मत वाला। पर आई थिंक जो मुग़ल एम्पायर आप देखोगे उसमें जो सबसे अनफॉर्चुनेट राजा हुआ है तो वो कौन था, वो था हुमायूं, ठीक है। ये भी खास बात थी। अब क्या हुआ था, बाबर ने पूरी तरह से अफ़गान्स को ख़त्म नहीं किया था और एक अफ़गान गवर्नर बच गया था। कौन, दैट इज़ शेर शाह सूरी। बिहार और बंगाल वाले एरिया में कौन था, शेर शाह सूरी। अब देखो पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी, मे बी आपको एकदम से ये याद ना आए, पर मेरे साथ अगर मैप बनाओगे तो मे बी यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। अब देखो दिल्ली में कौन आ चुका है, अब आ चुका है हुमायूं। अब यहाँ पे ना एक मेवाड़ वाले एरिया में एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था करण बाही। क्या नाम था, करण बाही। करण बाही के अगेंस्ट गुजरात का एक राजा था जिसका नाम था बहादुर शाह। क्या था, बहादुर शाह। करण बाही और बहादुर शाह की आपस में बन नहीं रही थी, तो करण बाही ने क्या किया, हुमायूं को भेजी राखी, ठीक है। और फिर हुमायूं ने पूछा अपने नोबल से कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि ये राखी है जिसका मतलब होता है कि भाई जो होता है उसको अपनी बहन की रक्षा करनी पड़ती है जब वो मुसीबत में हो, या वैसे भी रक्षा करनी पड़ती है। तो हुमायूं को ये सुनते ही ये हो गया कि वो मुझे अपना भाई मानती है तो मुझे तो जाना पड़ेगा मेवाड़। जैसे ही हुमायूं मेवाड़ के लिए निकलते हैं ना, तो यहाँ पे एक और राजा था, दैट इज़ द प्रताप। प्रताप जो था ये मालवा वाले एरिया में रूल कर रहा है और यहाँ पे क्या होता है, प्रताप अड़ जाता है हुमायूं के रास्ते में, ठीक है। पहुँचने नहीं देता बहादुर शाह तक, क्योंकि बहादुर शाह से बनती थी किसकी, प्रताप की,
जो कि मालवा या फिर कलिंजर वाले एरिया में रहा करता था। तो प्रताप ने क्या किया, हुमायूं को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे जो करण बाही थी उन्होंने जौहर परफॉर्म कर दिया। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, तो उसमें वो जो लेडीज़ जल जाती हैं, तो करण बाही ने क्या किया था, जौहर कर दिया था। तो इससे हुमायूं को इंसल्ट भी फील होती है। और जो बहादुर शाह था ना, इसकी पोर्टुगल्स के साथ अच्छी नहीं बनती थी। एक दिन एक पोर्टुगल गवर्नर इनको बुलाया सी के किनारे पे, उसके बाद बहादुर शाह की डेथ हो जाती है बाय ड्राउनिंग इनटू द वाटर। पर ये नहीं हमें पता कि क्या होता पोर्टुगीज़ ने उनको मारा था, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एविडेंस, तो हम बोल नहीं सकते इस चीज़ पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हुमायूं का ये तो हो गया एक तरफ का रूल। ठीक है, वेस्ट और साउथ वाले एरिया की अगर हम बात करते, तो अभी तक आपने कितना देखा, हुमायूं दिल्ली में है, करण बाही कहाँ पे है, मेवाड़ में है, राखी भेजती है हेल्प के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही हुमायूं अटैक करने के लिए चलता है बहादुर शाह को, तो बीच में आ जाते हैं प्रताप, जो कि मालवा और कलिंजर वाले एरिया में रुक रहे थे, तो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, हुमायूं को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ये तो एक साइड की स्टोरी हुई। अब हुमायूं क्या इसी तरफ रहेगा? नो। तो कहाँ जाएंगे अब जाएंगे ईस्टर्न साइड में भी, इस तरफ ईस्टर्न साइड में। जैसे कि मैंने बताया एक अफ़गान गवर्नर बच गया था वहाँ पे, वो था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो था ना, वो काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन था, उसको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा शौक था, पर एट द सेम टाइम काफ़ी स्ट्रांग भी हुआ करता था वो। ठीक है, तो वो तो चलो डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, पर आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे कि शेर शाह सूरी बैठा हुआ है बंगाल और बिहार वाले एरिया में। इसने क्या किया, जैसे ही हुमायूं उनको अटैक करने के लिए आया तो आर्मी कैप्चर कर दी उनकी। ठीक है, आर्मी कैप्चर करी और हुमायूं को डुबाने की ट्राई करी इन द रिवर, पर हुमायूं को बचा लिया था शिहाबुद्दीन ने। ठीक है, शिहाबुद्दीन प्रोटेक्टेड हुमायूं। अब हुमायूं की देखो कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने वाली हैं। एक तो गुजरात की स्टोरी आपने देखी, कलिंजर आपने देख लिया, प्रताप जहाँ पे बैठा हुआ था जिसके साथ लड़ाई हुई। अब क्या होगा, ये दोहरिया वाले एरिया में निकल जाएंगे, बिहार वाले एरिया में, और 1538 में पहुँचेंगे बंगाल। अब यहाँ से ईयर्स याद रखना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1530 में पहुँच के कहाँ पे, बंगाल में। यहाँ पे कौन था, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी लिटरली हुमायूं के पीछे भाग रहा था, बंगाल से भगाया हुमायूं को, पहले तो डुबा दिया, शिहाबुद्दीन ने बचा लिया। अब जैसे ही हुमायूं बिहार पहुंचा तो पीछे पीछे शेर शाह सूरी भी आ गया, 1539 आ गया। 1539 के बाद आगे पहुंचे कन्नौज में, तो दोबारा से शेर शाह सूरी पीछे पड़ गया। 1540 में हुमायूं ने कन्नौज से ही डिसाइड किया कि मुझे काबुल ही चले जाना चाहिए, और हुमायूं निकल जाते हैं काबुल। और जैसे ही 1540 ईयर आएगा तो यू विल नोटिस एक नई डायनेस्टी इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश होगी, दैट इज़ सूरी डायनेस्टी। तो आप देखोगे कि 1540 से लेके 1555 यानी कि 15 साल का तकरीबन रूल दोबारा से किसका आएगा, अफ़गान्स का आएगा। अब जब तक हुमायूं नहीं आएंगे तो अफ़गान्स ही रूल करने वाले हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है, नाउ 1539 में हो जाती है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा कहाँ पे हुई, 39 में बोला ना, तो बिहार वाले एरिया में हुई। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा यहाँ पे। और बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई, तो 1540। हुमायूं वर्सेस शेर खां, शेर शाह जो थे वो जीत के। 1540 में देखेंगे हम बैटल ऑफ कन्नौज हो जाएगी, जहाँ पे हुमायूं डिसाइड करेंगे कि मुझे काबुल ही चले जाना चाहिए। वहाँ पे हमीदा बानो बेगम से वो मिलते हैं सिंध वाले एरिया में, एंड उनके साथ शादी कर लेते हैं। 1542 में हमीदा बानो बेगम से ही होता है अकबर का जन्म। एक बुक भी लिखी गई है हुमायूं के ऊपर, जो कि उनकी बहन ने लिखी है, गुलबदन बेगम, रिटन बाय गुलबदन बेगम। नेम है बुक का हुमायूं नामा। अब बहादुर शाह जो था उसका पोर्टुगीज़ के साथ, मैंने वो बता दी ना आपको स्टोरी, बहादुर शाह की पोर्टुगीज़ के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट थी। तो बाद में क्या हुआ कि जैसे वो पोर्टुगीज़ ने बहादुर शाह को बुलाया था, तो उनकी डेथ हो गई थी सी के अंदर। ठीक है, तो हैंस हुमायूं जो था अल्टीमेटली प्रोटेक्ट हो गया था जब बहादुर शाह की खुद ही डेथ हो गई थी। चलो जी, अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने स्टार्ट किया बाबर के बारे में। बाबर फरगना, समरकंद और जो काबुल वाला एरिया था वहाँ पे काफ़ी अनस्टेबल फील करता था। तो जैसे ही राणा सांगा ने उनको इनविटेशन किया कि इब्राहिम लोदी को डिफीट करना है, वो उन्होंने भी येस कर दी। और ये थी बात कि सब कुछ जो था वो बाबर के हाथ में था कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी थे उनके भतीजे अंकल सब जो थे वो उनके अगेंस्ट बैठे हुए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाएगी, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। बाबर जीत जाएगा इन अप्रैल 1526। उसके बाद उनकी हमने फादर की और मदर साइड की लेगेसीज देखी, एंड जो फेवरेट प्लेस था बाबर का था दैट वाज काबुल। और क्यों बाबर आया, तो मैंने रीजंस आपको बता दिए।
और फाइनेंशियल रीजंस भी थे क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था और उस टाइम पे इंडिया जो थी वो सोने की चिड़िया थी। जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हमने देख लिए। सेंट्रल एशिया जो था लैंडलॉक था, तो अगर कोई भी कंट्री लैंडलॉक होती है तो वहाँ पे ट्रेड कहीं ना कहीं डिक्रीज़ कर जाता है। कहीं ना कहीं ऐसी ही सिचुएशन बाबर के टाइम पे भी बनी थी। अगर बाबर को जीतना था समरकंद वाले एरिया में तो इंडिया में इन्वेड नहीं करता, अगर जीता होता उन्होंने समरकंद, फरगना, काबुल, पर वो वहाँ पे तो जो ही पकड़ते थे वो हाथ से निकल जाता था। तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है 1526 में बाबर की इन इंडिया। क्यों जीता था बाबर? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्किल्स थी उनके पास, जैसे कि तुलगुमा। तुलगुमा क्या थी? आर्टिलरी की एक टेक्निक थी। घेरा बनाया करते थे ये र्यूमी टेक्निक के अंदर और दूसरी आर्मी को कैप्चर कर लिया करते थे। तो बाबर के बारे में हमने देख लिया पूरा डिटेल में। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी की बैटल, 1529 में बैटल ऑफ घाघर। तो ये याद रखना इन बैटल्स के बारे में भी। चलो जी, फिर उसके बाद बाबर की डेथ हो जाती है 1530 के अंदर और फिर हुमायूं रूल करेंगे। तो हुमायूं के बारे में हम दोबारा से देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।